हाँ जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर चुके थे इलेक्ट्रिक फील्ड और लाइंस की। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे बच्चा। वन बाय वन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पॉलिथीन पीस, कौन बच्चा? ए पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल, polythene piece is rubbed with wool and acquires a charge of 3 into 10 to power 7 कूलम। कितना चार्ज एक्वायर करा बेटा? 3 into 10 to power -7 कूलम, है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to power -7 कूलम। नेगेटिव चार्ज, ये बोला गया कि पॉलिथीन पीस को जब वूल से रब करा ना, तो पॉलिथीन पीस के ऊपर इतना चार्ज एक्वायर हुआ नेगेटिव का। और उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, एस्टिमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएंगे? देखो, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, वो बॉडी कैसी हो जाती है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव कौन सी? पॉलिथीन। इट मींस इलेक्ट्रॉन कहां गए हैं? पॉलिथीन के ऊपर। कहां से कहां गए हैं? इलेक्ट्रॉन गए हैं वूल से पॉलिथीन की तरफ। और कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गए हैं, ये वाली चीज हम लोगों को बतानी थी। तो सबसे पहली बात, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग सीखे थे, Q इक्वल टू कितना होता था? Ne। चार्ज कितना है? चार्ज है 3 into 10 to power -7। देखो, मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड देखना चाह रहा हूं। मेरे को ये तो पता चल गया ना कि वूल से इलेक्ट्रॉन कहां पर गए थे? पॉलिथीन की तरफ। ये चार्ज लिख दिया हम लोगों ने, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हुए थे वो, जो कि हमें नहीं पता। E की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1.6 into 10 to power -19। अगर मैं इस रिजल्ट से सॉल्व करना चाहूं तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको डिवाइड कर दूंगा, जिसका फाइनल जो आंसर आपका आ जाएगा 1.875 into 10 to power 12, यानी इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर हो चुके हैं। सेकंड इसका पार्ट पूछा गया था, इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास? क्या मास का भी ट्रांसफर हुआ है? ऑब्वियसली मास का ट्रांसफर होगा, क्योंकि देखो वूल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? पॉलिथीन की तरफ। और इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है ना यार, भले वो छोटा मास है, कम मास है, नेग्लेक्ट कर देते हैं उसको, लेकिन वूल से इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं किस तरफ? पॉलिथीन की तरफ, तो कुछ ना कुछ तो उनका मास होगा ना भाई। तो जो मास भी है वो भी क्या हुआ है? ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन के अंदर बोला गया, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having charge 2 into 10 to power -7 and 3 into 10 to power -7 कूलम। दो चार्ज स्फीयर हैं, 2 into 10 to power -7 और दूसरा है 3 into 10 to power -7 कूलम। इतना इनके ऊपर चार्ज है एंड सेपरेटेड बाय 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर, एयर के अंदर रखे गए हैं 30 सेंटीमीटर पर। तो बताओ इनके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? सर फोर्स के लिए हम लोगों ने कूलम्स में लगाया था K Q1 Q2 by R स्क्वायर। और अगर फ्री स्पेस की बात कर रखी है, एयर भी तो फ्री स्पेस है ना, तो एयर के अंदर रखे गए हैं, इसलिए हम लोग जो K की वैल्यू है ना वो कितना ले लेंगे बेटा? 9 into 10 to power 9, है ना। और Q1 कितना था? 2 into 10 to power -7 और Q2 कितना था? 3 into 10 to power -7 डिवाइड बाय क्या? R स्क्वायर। R क्या है? R है दोनों के बीच का सेपरेशन, जो कि कितना दे रखा है बेटा? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ध्यान रहे, इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? मीटर के अंदर, यानी 30 सेंटी यानी कितना? 10 to power -2 मीटर। तो यहाँ पर कितना लगा बेटा? 30 into 10 to power -2 इतना मीटर। इसका क्या कर दूं? स्केल। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा 6 into 10 to power -3, 6 into 10 to power -3। इतना न्यूटन फोर्स जो है वो लगेगा यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों स्फीयर थे ना, ए और बी। ए ने बी के ऊपर कितना फोर्स लगाया? 6 into 10 to power -3। तो बी भी ए पर कितना लगाएगा? 6 into 10 to power -3। सेम, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन क्या रहेगी? एक दूसरे के अपोजिट। ए ने बी को रिपेल करा और बी ने किसको रिपेल करा? ए को रिपेल करा। ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर रहेगी, है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा?
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन द एयर इज 0.2 न्यूटन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, उसको सबसे पहले एक बार रीड आउट करके जो जो चीजें दे रखी हैं पहले वो लिखना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। पहले लाइन में बोला गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, जो फोर्स है वो बात करेंगे कितने पर, 0.4 माइक्रोकूलम पर, ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम इज 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन। अच्छा, ये 0.2 न्यूटन क्या है? ये फोर्स किस पर लगी? इस वाले स्फीयर पर। किसकी वजह से? इस वाले स्फीयर की वजह से। ये हमें स्टेटमेंट के अंदर दे रखा था। पूछा क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स? इन दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस r कितना है? तो कूलम्ब लॉ लगाना है भाई डायरेक्ट। क्या करेंगे? फोर्स कितना? k q1 q2 बाय r स्क्वायर। फोर्स कितना गिवन है? 0.2 न्यूटन। k की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹। q1 गिवन है कितना? 0.4 माइक्रोकूलम। ध्यान रहे, माइक्रो को हटाकर 10 टू पावर कितना लगाएंगे बेटा? -6 लगा देंगे। माइक्रो को हटाएंगे 10 टू पावर कितना आ जाएगा? -6। यानी ये जो चार्ज है ये कितना हुआ? 0.4 × 10 टू पावर -6 q1 आ गया। q2 कितना आ जाएगा? 0.8 × 10 टू पावर -6। यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने की प्रोसेस लगाई है। यहाँ पर मैंने वेक्टर नहीं लगा रखा, आर कैप नहीं लगा रखा, इसलिए डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आर की वैल्यू कितनी है ये फाइंड आउट करना था। तो फोर्स कितने देखो, 0.2, के कितना था? 9 × 10⁻⁹, q1 कितना था? 0.4 × 10 टू पावर -6 और q2 कितना था बेटा? 0.8 × 10 टू पावर -6 डिवाइड बाय क्या? r स्क्वायर। अब r स्क्वायर को यहां ले जाओ, 0.2 को नीचे ले जाओ, 0.2। इसको सॉल्व आउट करके जो r की वैल्यू जो आ जाएगी ना बेटा, वो r की वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको लिख के दे देता हूं कितनी आएगी। ये आ जाएगी बेटा 12 × 10 टू पावर -2 मीटर। 12 × 10 टू पावर -2 मीटर। इसको हम लोग 10 टू पावर -2 का मतलब क्या है? सेंटी भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का नेक्स्ट पार्ट पूछा गया, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर? व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर? सेकंड स्फीयर कौन सा था? 0.8 माइक्रोकूलम वाला। ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर की वजह से सेकंड स्फीयर के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? तो हम लोग जानते हैं ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगी कितना? 0.2 न्यूटन। तो ये वाला स्फीयर इस वाले स्फीयर को भी इतनी ही फोर्स लगाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन में है फोर्स, इसके ऊपर किधर रहेगी? उसका अपोजिट यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो फोर्स जो है मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेगा, बट डायरेक्शन जो है उनकी क्या हो जाएगी बच्चा? चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 4 पॉइंट चार्ज QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC +2 माइक्रोकूलम और QD जो है वो -5 माइक्रोकूलम लोकेटेड एट द corners of square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge 1 microcoulomb placed at the center of sphere? यानी हमें एक स्फीयर के चारों कॉर्नर्स के ऊपर कुछ चार्ज दे रखे हैं और पहले तो स्फीयर बना लो, सॉरी स्फीयर दे रखा है, स्फीयर नहीं था सॉरी, है ना। यहाँ पर A, B, C और D, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, यहाँ का चार्ज, चार्ज गिवन है। कितने कितने गिवन है? 2 -5, 2 और -5, 2 -5, 2 -5, ये चार्ज हमें गिवन है। चार्ज किसमें है? माइक्रोकूलम के अंदर। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या पूछा गया? व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर? इस प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बोल रहा हूं बार बार, स्फीयर है, इसके सेंटर पर एक माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी इन चारों की वजह से? तो निकाल लो, सिंपल सी बात है। ये डिस्टेंस जो है ना, ये हमें गिवन है। ये डिस्टेंस कितना गिवन है बच्चा? इसकी जो साइड दे रखी है हमें, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब
अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ए और सेंटर वाली की वजह से, इसके ऊपर चार्ज कैसा पॉजिटिव, इसके ऊपर भी कैसा पॉजिटिव, तो फोर्स कैसी लगेगी, रिपल्सिव। अगर ये डिस्टेंस में x मान लूं, सपोज x है, तो c को देखते हैं। उसके बाद c क्या करेगा, c इसको क्या करेगा, c के ऊपर चार्ज कैसा है पॉजिटिव, यहां पर भी कैसा है पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा इधर। ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी, x है ना। ये पेयर देखो q1 q2 q1 q2, ये दोनों चार्ज सेम है, ये दोनों चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स भी क्या रहेगी, सेम। और डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो इन दोनों की वजह से, ए और सी की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, 0 हो जाएगा। बचा कौन सा बेटा, बी और सी, बी और डी। बी क्या करेगा, बी नेगेटिव है, तो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी है, x, तो ये डिस्टेंस भी कितनी है, x। चलो यहां पर चार्ज कौन कौन से हैं, माइनस का 5 और दूसरा यहां पर कितना है, प्लस का 1। ये वाला पेयर और ये वाला पेयर दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी कैसी रहेगी, सेम, बट डायरेक्शन देखनी है। ये वाला नेगेटिव प्लस 1 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चा, 0, क्योंकि चारों वेक्टर्स को एक दूसरे क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट फोर्स यहां पर कितनी आ जाएगी, 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, two insulated charged copper spheres, two insulated charged copper spheres A and B having their center separated by a distance of 50 cm। दो स्फीयर हैं A और B, जिनका सेंटर कितनी डिस्टेंस से सेपरेटेड है बेटा, 50 सेंटीमीटर। ये A है और ये वाला B है। अगली लाइन पढ़ते हैं। What is the mutual force of electrostatic repulsion if charge on each is 6.5 into 10 to power minus 7 कूलम। अगर दोनों के ऊपर चार्ज 6.5 into 10 to power minus 7 कूलम चार्ज ऑन ईच दे रखा है बेटा, ये दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है, सेम, 6.5 into 10 to power minus 7 कूलम। What is the mutual force of repulsion? म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन पूछा गया है ना। अच्छा, अगली लाइन में इसने बोला गया, द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू सेपरेशन। इस सेपरेशन के कंपैरेटिव इनका जो रेडियस है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाए, यानी ये दोनों कैसे हैं, पॉइंट चार्ज हैं। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा बेटा, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। k कितना होता है फ्री स्पेस का, 9 into 10 to power 9। q1 कितना था, 6.5 into 10 to power minus 7। Q2 कितना है बेटा, 6.5 into 10 to power minus 7 डिवाइड बाय r स्क्वायर। r कितना है, 50 सेंटीमीटर है, फिर से सेंटीमीटर आ गया तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, 50 सेंटी यानी कितना, 10 to power minus 2। इसका क्या कर दूंगा बच्चा, स्केल कर दूंगा। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आने वाली है वो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो मैं भी आपको डायरेक्ट बता दूं। उसकी वैल्यू आएगी बेटा 1.5 into 10 to power minus 2, 1.5 into 10 to power minus 2 न्यूटन, इतना फोर्स एक्सर्ट होगा। चल सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ द ईच स्फीयर इज चार्ज डबल टू द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर इन दोनों का चार्ज क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, 2 टाइम्स, और डिस्टेंस क्या कर दी जाए, हाफ, तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो फोर्स कितना होता था, k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ये तो पहले की फोर्स थी, बाद में क्या करा गया, f डैश, यानी बाद में फोर्स कितना लगा, तो k तो वही रहेगा। q1 को क्या कर दिया गया, पहले से डबल, यानी मान लो ये 2q हो गया, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2q, क्योंकि दोनों चार्ज सेम थे ना, इसलिए मैंने उनको q ले रखा है। डिवाइड बाय क्या, डिस्टेंस, और डिस्टेंस को क्या कर दिया, हाफ। पहले डिस्टेंस कितनी थी, r, अब कितना हो जाएगा, r बाय 2। इसका क्या कर दो बच्चा, स्केयर। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4, 4kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर बाय 4। ये 4 रेसिप्रोकल होकर कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, kq स्क्वायर बाय r स्क्वायर। यानी जो नई फोर्स आई ना, पहले वाली फोर्स से कितना टाइम्स हो जाएगा, 16 टाइम। ठीक है, ठीक है। चलो पहले वाली फोर्स कितनी थी, 1.5 into 10 to power minus 2 into क्या, 16। ये नेट फोर्स आ जाएगी सेकंड वाले पार्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, सपोज 2 स्फीयर्स A and B in the above equation
हैव आइडेंटिकल साइज, अगर दोनों जो स्फीयर है ना वो आइडेंटिकल साइज के हैं, ए थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज, ए थर्ड स्फीयर और लेकर आए। अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इसमें बोला कि दो स्फीयर है ए और बी, ए और बी, इसका चार्ज कितना है क्यू, इसका भी कितना है क्यू। क्योंकि देखो पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है, पहला वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी थी 6.5 × 10 टू पावर -7, इसकी भी कितनी थी 6.5 × 10 टू पावर -7। ये दोनों स्फीयर हम लोगों ने यहां पर रख दिए है ना। और एक थर्ड जो अनचार्ज स्फीयर है बट सेम साइज है, इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, है ना, पहले के साथ क्या करा गया, उसको कॉन्टेक्ट में लाया गया, एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड, थर्ड स्फीयर। जो जो बात बोलते हैं वो लिखते चलते हैं। थर्ड स्फीयर ये वाला, इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 था, कितना चार्ज था 0, इसका नाम कितना है सी। इसको पहले इसके कांटेक्ट में लेकर आए, जैसे इन दोनों को कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो क्या होगा, इनका साइज सेम है ना, स्फीयर सेम है, तो इनके ऊपर चार्ज जो है ना, वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका चार्ज और इसका चार्ज, इसका कितना है 0, इसका कितना है q, तो पहले का q था, दूसरे का कितना था 0, दोनों का एवरेज लूंगा तो कितना आ जाएगा q/2। यानी अब जो a के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो कितना रह गया q/2, और c के ऊपर कितना रहा, c के ऊपर भी कितना रहा q/2। ठीक है, अब फिर से देखो, इसको पहले इससे कांटेक्ट में लेकर आए तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया q/2। अब इसको किससे कांटेक्ट में लेकर आएंगे, b के साथ कांटेक्ट में लेकर आएंगे। अच्छा, जब मैं इस वाले चार्ज को b के साथ कांटेक्ट में लेकर आऊंगा तो क्या होगा, इसका चार्ज कितना है q, और जिसको कांटेक्ट में लेकर आया उसका चार्ज कितना बचा था q/2, 0 से कितना हो गया था वो q/2, तो दोनों को जोड़ दो और उनका क्या ले लो बच्चा, एवरेज। तो ये दोनों चार्ज इन दोनों के ऊपर सेम सेम रहेगा। कितना कितना रहेगा देखो, 2 + 1 यानी कितना 3q/2 बाय कितना 2 यानी 3q/4। ये चार्ज किस पर रहा, ये फाइनली सी पर एंड किस पर रहा, बी पर। तो बी के ऊपर और सी के ऊपर चार्ज कितना रहा बेटा, 3q/4। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद उसने पूछा क्या, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो न्यू फोर्स है ना वो कितना रहेगा, किस किस के बीच में, ए और बी के बीच में। अच्छा, अब टच करने के बाद ए के ऊपर कितना चार्ज रहा q/2, और बी के ऊपर टच करने के बाद कितना चार्ज रहा 3q/4। अब इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना आ जाएगा बच्चा, के q1 कितना था यानी q/2 ए के ऊपर, और बी के ऊपर कितना था 3q/4 बाय क्या r², और r कितना दे रखा था डियर स्टूडेंट्स, r दे रखा था 50 × 10 टू पावर -2, 50 × 10 टू पावर -2। इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। जैसे इसको सॉल्व करेंगे q की वैल्यू कहां से पुट करेंगे, q की वैल्यू 6.5 × 10 टू पावर -7, तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 0.24 न्यूटन, 0.24 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज अपने आप कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम लोग कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग रिकैप नहीं कर पाएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया, 2 पॉइंट चार्ज QA एंड QB +3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो देखो क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, दो स्फीयर हैं, सॉरी 2 पॉइंट चार्ज है, एक तो +3 माइक्रोकूलम है और दूसरा कितना है -3 माइक्रोकूलम, ये दो चार्ज दे रखे हैं लोगों को। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, 20 सेंटीमीटर वैक्यूम के अंदर रखे गए हैं। वैक्यूम लिखने का मतलब क्या था, वैक्यूम जैसे इसमें लिखा ना तो हम लोग लिखेंगे के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के हो जाएगा बच्चा 9 × 10 टू पावर 9। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O of the line joining A and B, इसके मिड पॉइंट पर यहां पर A और B, A ये वाला था, B ये वाला था, इनका मिड पॉइंट ये वाला रहा, यानी 10 सेंटीमीटर इधर से 10 सेंटीमीटर इधर से। यहां पर E की वैल्यू कितनी आएगी,
जीरो नहीं, जीरो थोड़ी ना आएगी, कितनी आएगी ये वाली बात पूछी गई। कैसे लिखेंगे? देखो अगर मैं यहां पर +1 चार्ज रखूं, ई तो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्लस और ये वाला प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। कितनी फोर्स लगाएगा देखते हैं। के क्यू कितना है, Q1 था 3 माइक्रो, माइक्रो यानी 10 टू पावर -6। Q2 कितना है 1, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव के ऊपर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के केस के अंदर, बाय क्या r स्केल। ये r तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन रहा ना, कितना रहेगा ये 10 सेंटीमीटर, सेंटी यानी 10 टू पावर -2 इसका स्केल। ठीक है, ये e की वैल्यू किसकी वजह से आई, a वाले की वजह से। अब b की बात करते हैं, b पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव का, तो ये +1 को क्या करेगा, अट्रैक्ट। कितना k, q कितना है 3 माइक्रो यानी 10 टू पावर -6, q2 कितना है 1 के ऊपर देख रहे हैं, बाय क्या गिवन डिस्टेंस कितनी बचेगी 10 into 10 to power -2, इसका क्या होगा बच्चा, स्केल। यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सेम आ गया, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो E नेट कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ K into 3 into 10 to power -6 बाय ये कितना बचा 10 टू पावर -2 प्लस 1 यानी 10 टू पावर -1, इसका स्केल करो तो 10 टू पावर कितना हो जाएगा -2, और k की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे बच्चा 9 into 10 टू पावर 9। ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो रिजल्ट आएगा बच्चा वो आ जाएगा 5.4 into 10 टू पावर 6। इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज, है ना, कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, है ना, अदरवाइज आप इसको अपने आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इजीली कर लेंगे। इसी का सेकंड पार्ट और पूछा गया। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, अगर कोई टेस्ट चार्ज है यानी Q नॉट है, नेगेटिव कितना 1.5 into 10 टू पावर -9, 1.5 into 10 टू पावर -9 कूलम। अगर कोई टेस्ट चार्ज जो कि नेगेटिव 1.5 into 10 टू पावर -9 है, इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। अगर इसको इस वाले पॉइंट पर रख दें तो इसके ऊपर यहां रखने पर कितनी फोर्स लगेगी। सर हमें एक बात पता थी कि फोर्स कितना होता था, Q into E, यही तो होता था। अब E तो हम लोग पहले निकाल चुके, ये रहा, यहां पर पुट कर देंगे। और चार्ज कितना रखा, चार्ज रखा नेगेटिव का, है ना, तो देखो नेगेटिव यहां पर रखेंगे ना तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, माइनस का यहां पर लगेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगी, इसलिए इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर मैं इसको वेक्टर लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, तो फोर्स कितना आ जाएगा बच्चा, वेक्टर लिखते हैं क्योंकि एज इट इज वैल्यू लिखनी पड़ेगी। क्यों कैसा था, नेगेटिव का, कितना था -1.6, सॉरी -1.5 into 10 टू पावर -9 इनटू ई की वैल्यू कितनी थी 5.4 into 10 टू पावर 6। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो किसकी आ जाएगी, उस चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ए सिस्टम हैज टू चार्ज, A system has two charge QA and QB, जिनका मैग्नीट्यूड हम लोगों को दे रखा है, एक का है 2.5 into 10 to power -7 और दूसरा है बच्चा -2.5 into 10 to power -7। चलो दो चार्ज है, लिख देते हैं पहले उसको। QA 2.5 into 10 to power -7 and QB -2.5 into 10 to power -7, इतना कूलम चार्ज है दो, लोकेटेड एट द पॉइंट्स A एंड B। A का जो कोऑर्डिनेट दे रखा है ना 0,0, -15 और B जो कहां रखा हुआ है, B रखा हुआ है बेटा 0,0, +15 सेंटीमीटर, है ना, X Y और Z। यानी ये कहां रखा हुआ है, A रखा हुआ है -15 Z पर और B कहां रखा हुआ है +15 Z पर। ठीक है, चलो What is the total charge and the electric dipole moment of the system? Total charge कितना हुआ, देखो ये एक डायपोल बना रहे, हाँ सर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो डायपोल बनाएगा। अच्छा नेट चार्ज कितना आएगा, Q नेट, दोनों चार्ज को जोड़ दो, एक कितना था +2.5 into 10 to power -7 और दूसरा कितना है -2.5 into 10 to power -7, तो नेट कितना आ जाएगा बच्चा 0। डायपोल के ऊपर नेट चार्ज तो हमेशा 0 रहता है ना, क्योंकि एक पॉजिटिव का चार्ज रहेगा एक नेगेटिव का रहेगा। अच्छा दूसरी बात इसने पूछी डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट यानी P कितना होता है बच्चा, आइदर चार्ज इनटू सेपरेशन, सेपरेशन को हम लोग 2a लिखा करते थे, ये सेपरेशन है, ध्यान रखना इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये 2a क्या है, उन दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन।
मान लो मैंने इस वाले डायरेक्शन को z एक्सेस मान लिया, कौन सी एक्सेस मान लिया, z एक्सेस। ये इसका 0,0 है। ए चार्ज कहां रखा हुआ है, ए चार्ज रखा हुआ है माइनस के 15 पर, यानी यहां से -15 यहां कहीं आएगा, -15 सेंटीमीटर, यानी यहां पर क्या रख दिया, ए, कौन सा चार्ज, क्यू है। और +15 पर कौन सा रखा हुआ है बेटा, क्यू बी। +15 किधर रहेगा, ऊपर, यानी यहां पर कितना रहेगा, क्यू बी। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये डिस्टेंस कितना है 15, ये कितना है 15, तो यानी यहां पर ए की वैल्यू कितनी है, ए आया बच्चा 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 15 + 15 कितना, 30 सेंटीमीटर, कितना है बच्चा, 30 सेंटीमीटर। तो कैसे करेंगे इसको, चार्ज कितना था, चार्ज की वैल्यू दे रखी थी, आइदर चार्ज, कोई भी एक चार्ज लो, मैग्नीट्यूड जिसका 2.5 × 10⁻⁻, कितना, -7, इनटू उनके बीच का सेपरेशन, सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर, तो सेंटी को क्या कर लेंगे बेटा, 10⁻, कितना, -2, तो ये वाली वैल्यू जो कैलकुलेट करके आएगी वो क्या आ जाएगा, आपका डायपोल मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते रहिए साथ के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक डायपोल with dipole moment 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर। कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, अगर आपको लगे कि आप बिना स्टेटमेंट की कवर नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को बता देना, मैं किसी तरीके से स्टेटमेंट साथ ही साथ यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा, हालांकि वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगी। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको जरूरत लगे तो आप कॉपी पेन लेकर फटाफट स्टेटमेंट को नोट करते रहिएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻9 कूलम, यानी डायपोल मोमेंट दे रखा है P, 4 × 10⁻⁻9 कूलम मीटर डायपोल मोमेंट। ठीक है, चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, उससे कितने एंगल पर अलाइंड है, 30 डिग्री पर। कौन अलाइंड है, डायपोल मोमेंट, यानी P की डायरेक्शन है। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी दे रखा है हम लोगों को, E दे रखा है 5 × 10⁴, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। इस डायपोल पर टॉर्क कितनी लगेगी, तो याद करो टॉर्क का रिजल्ट कितना हुआ करता था, P sin थीटा, सिंपल सी बात थी। P कितना है, दे रखा है एज इट इज 4 × 10⁻⁻9, E कितना है 5 × 10⁴ इनटू कितना sin थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, जो कि कितना दे रखा है हम लोगों को 30 डिग्री, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो टॉर्क है वो आ जाएगी, और टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा बच्चा 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ये आपकी टॉर्क आ गई। ठीक है, चलो फटाफट साथ के साथ इसको कैलकुलेट करते रहिए, अदरवाइज आपको दिक्कत रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को एक डायग्राम दे रखा है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव, और यहां पर कैसा है, नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कहां से कहां रहती है, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से किधर रहती है, नेगेटिव की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें पता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव, और कहां एंड होती है, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हो गई, बट मैं इसको यहां पर लिख नहीं रहा, एक बार हटा देता हूं। अब यहां पर कुछ फील्ड लाइंस जो हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रखी है वो ऐसे हैं, 1 2 और 1 3। ये तीनों इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है। अब इन तीनों का जो नाम दे रखा है, ये वाली फर्स्ट लाइन 1 2 और ये वाली कौन सी है 3। अच्छा, इनमें से क्या पूछा गया है, विच पार्टिकल हैज हायर चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, किस वाले पार्टिकल के पास हायर चार्ज टू मास रेशियो है। और दूसरा साइन बताने हैं इनके, गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज, इन तीनों चार्ज के साइन बताने हैं। तो पहले साइन की बात करूं, साइन कैसे बताएंगे, देखो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर बनेगी, अभी तो बताया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती है बच्चा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट चल रहा है, जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट मूव कर रहा है, उसके ऊपर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यानी ये वाला कैसा रहा, नेगेटिव, ये वाला भी कैसा रहा, नेगेटिव, क्योंकि ये भी किधर जा रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव अट्रैक्ट करता है ना। यानी नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ गया, और जो नेगेटिव की तरफ आया वो कैसा चार्ज है बच्चा, पॉजिटिव, यानी ये वाला कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब अगली बात आती है कि चार्ज टू मास रेशियो, इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इक्वेशन कैसे अप्लाई करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता दूं। आपने 11th क्लास के अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड। v इज इक्वल टू कितना, u प्लस at, सेकंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a इनटू t स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसा करके आपने कुछ इक्वेशन पढ़ा था। हम इन तीनों का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अगर मैं किसी भी चार्ज की बात करूं तो चार्ज सपोज q है, कोई एक चार्ज ले लिया और उसका मास कितना है, m है, उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगता है सर Q इंटू ई, यही तो होता है फोर्स। मैं पॉजिटिव चार्ज लेकर चल रहा हूं तो डेरिवेशन नहीं है। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर। तो ये एक्सीलरेशन कितना आया, Q E बाय कितना m, एक्सीलरेशन कितना आया बच्चा, Q E बाय m। और ये एक्सीलरेशन जो है ना, ये किधर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लिया है ना। एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाली डायरेक्शन में है x, और ये वाली कौन सी है, y। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन से डायरेक्शन में है, ये है नेगेटिव डायरेक्शन में। और क्यों ना मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, तो ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। आप ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो नीचे वाली क्या हो जाती है, नेगेटिव, और नीचे वाली को पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो मैं y डायरेक्शन की तरफ एक्सीलरेशन देखो तो किधर है, डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव, कितना आया, Q E बाय m। s इन y डायरेक्शन कितना लिखो, y डायरेक्शन के अंदर इनिशियली जब पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट हुआ था ना, तो उसकी डायरेक्शन सिर्फ कौन से डायरेक्शन में थी, x में, y में तो थी नहीं, तो y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। टाइम से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 प्लस हाफ एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में कितना है, Q E बाय m इनटू कितना, t स्क्वायर। अब ये टाइम कहां से लेकर आए, टाइम कहां से लेकर आए, टाइम को कैसे लेकर आएंगे। मैंने यहां तक की बात करी, यहां तक की बात करी, तो टाइम कैसे निकालेंगे, इनकी वेलोसिटी कितनी है एक्स एक्सिस के अंदर, तो एक्स के अंदर मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स के अंदर कितना, एक्स सपोज, है ना। और एक्स के अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, तो मैंने लिख दिया ux। टाइम कितना लगा, t लग गया, टाइम कितना लग गया बच्चा, t, और हाफ a इंटू टी स्क्वायर। एक्सीलरेशन तो सिर्फ y एक्सिस के अंदर रहेगी ना, x एक्सिस के अंदर तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही, फोर्स तो सिर्फ y एक्सिस के अंदर लग रही है, तो बाकी की टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो टाइम कितना आया बच्चा, टाइम आ जाएगा x बाय ux। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी टाइम की आ गई। इस टाइम को यहां पर पुट कर दें, तो sy को मैं y मान लूं, कितना, y इज इक्वल टू कितना, हाफ QE बाय m, और टाइम कितना आया था, x बाय ux, इसका स्केल, तो ये कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी हाफ QE बाय m x स्क्वायर बाय ux का स्केल। ठीक है, चलो यहां तक हमारी सारी चीजें क्लियर होती हैं। अब इनमें से वेरिएबल चीज क्या क्या है, वेरिएबल चीज क्या है, मैं इसको देखूं q बाय m को, क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ इसी पर था, क्या बताना था मेरे को, q बाय m, चार्ज टू मास रेशियो। तो y जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, q बाय m की। जिसका y ज्यादा होगा उसका q बाय m भी ऑब्वियसली कैसा होगा, ज्यादा। देखो कौन ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रही है, देखो इतने, जब ये यहां तक आ चुकी थी ना, इसका डिफ्लेक्शन y की तरफ ज्यादा है, y की तरफ किसका ज्यादा है, थर्ड वाले का। तो चार्ज टू मास रेशियो किसकी ज्यादा रहेगी, थर्ड की, यानी इसकी q बाय m क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये वाला रिलेशन हमें आगे भी काम आएगा। यहां पर सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे करते थे ना, वही इक्वेशंस लगाइए और कुछ नया नहीं होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफाइनाइट, कोई इनफाइनाइट लाइन है यानी कोई रोड है, इनफाइनाइट रोड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है 9 इंटू 10 टू पावर 4, 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये ई की वैल्यू है। किसकी वजह से? कोई इनफाइनाइट चार्ज वायर है उसकी वजह से ई की वैल्यू इतनी दे रखी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। यहां से कितना डिस्टेंस पर? 2 सेंटीमीटर पर। ठीक है, फाइंड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इस वाली वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है? लैम्डा, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा याद करो, गोज लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी वायर की आर डिस्टेंस पर ई की वैल्यू होती थी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई गिवन है, हां सर, आर गिवन है, हां सर, लेकिन इसमें है सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सर ये इसकी वैल्यू तो नहीं पता हमें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ा नहीं सर। लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये 2 जा कितना हो जाएगा 4, यानी कितना बचा 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है? के। इसको क्या लिख सकता हूं? 2 लैम्डा के बाय कितना आर। और के की वैल्यू कितनी होती है फ्री स्पेस के अंदर? 9 इंटू 10 टू पावर 9, है ना। ई गिवन है, के पता होता है, लैम्डा निकालना था, आर गिवन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। और आर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -7। सॉरी, आर नहीं निकालना था, आर तो हमें गिवन था। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? लैम्डा की, 10 टू पावर -7 लैम्डा। और लैम्डा की यूनिट क्या लिखेंगे? लैम्डा क्या होता है बच्चा? लैम्डा होता था चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज की कितनी होती थी? कूलम। लेंथ की कितनी आएगी? मीटर, यानी कूलम पर मीटर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा फ्लक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, वो कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन में बोला गया कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 इंटू 10 टू पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? आई कैप की तरफ। कितना? 3 इंटू 10 टू पावर 7 आई कैप न्यूटन पर कूलम। ये वाली चीज है, ठीक है। सॉरी 10 टू पावर 3 था यहां पर। फर्स्ट पार्ट पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कोई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसमें से कितनी फ्लक्स निकलेगी? देखो फ्लक्स तो कैसे देखते थे सर? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए cos थीटा, यानी इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, दूसरा एरिया। एरिया कैसे निकल जाएगा? दोनों साइड दे रखी हैं, इनको मीटर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। अगली बात क्या है? एंगल की। एंगल कैसे देखते हैं? देखो अभी एक बात मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाई थी कि अगर एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे रखा जाए तो इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा? इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और एरिया वेक्टर भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है? पहले वो चीज जरूरी है। इसमें बोला कि उस जो एरिया को ऐसे रखेंगे कि उसका प्लेन पैरेलल होगा किसके? वाई जेड के। सर ये तो एक्स एक्सिस थी, ये वाली कौन सी आएगी? वाई, और ये तुम्हारी तरफ आएगी कौन सी आएगी? जेड, यानी वाई जेड, तो ये वाला प्लेन हुआ। यानी उसने एरिया को कैसे रखा? उसने एरिया को ऐसे रख दिया इसको, ये वाला। कौन सी डायरेक्शन में? वाई में भी है और जेड में भी है। इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? इसके ऊपर परपेंडिकुलर रखोगे तो आई कैप की तरफ आएगा, यानी एंगल कितना हो जाएगा बच्चा? 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो कितना आ जाएगा? e इंटू ए। ई की वैल्यू कितनी थी? 3 इंटू 10 टू पावर 3। एरिया कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, सेंटी यानी 10 टू पावर -2 इंटू 10 सेंटीमीटर, सेंटी यानी 10 टू पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका फ्लक्स आ जाएगा। अगला पार्ट, अगले पार्ट में क्या पूछा गया? व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। अगर इस स्क्वायर का जो नॉर्मल है ना वो एक्स एक्सिस से कितना, देखो पहले तो 0 डिग्री बना रहा था, अब कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री।
यानी इसको थोड़ा सा हम लोगों ने रोटेट कर दिया। अब ये थीटा कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स एक्सिस की तरफ थी और इसका एरिया किधर हुआ, उससे 60 डिग्री अब, तो एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब सेकंड वाले केस में फ्लक्स कितना आ जाएगा, ई ए इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। सिंपल सी बात, ई की वैल्यू पता थी, ए की पता थी, कोस 60 पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया a point charge of 2 microcoulomb is placed at center of cube surface, cube Gaussian surface दे रखा है, cube Gaussian surface 9 centimeter on edge. What is the net electric flux through the surface? उस सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा। चलो देखिए, मैं फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन, अगर नहीं समझ आया तो। ए पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम का कोई पॉइंट चार्ज था, इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। कोई क्यूबिक, क्यूब मतलब क्यूब, कोई क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, उसके कहां रखा गया, सेंटर पर, है ना, ऑफ एज 9 सेंटीमीटर, है ना, ऑफ एज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इसकी एज दे रखी है। What is the net electric flux through the surface? इस सरफेस में से, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स निकलेगा। सर हम लोगों को गॉस लॉ याद था, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के लिए हम लोग कितना लिखे करते थे, Q इन बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा, इसके अंदर चार्ज कितना रखा, 2 माइक्रोकूलम, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 10 टू पावर कितना, -6, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 × 10 टू पावर -12। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें से निकलने वाले फ्लक्स की। एक लास्ट क्वेश्चन और कर ले हम लोग इससे रिलेटेड। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। कोई 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, कोई 10 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड at a distance of 5 centimeter directly above the center of sphere of side 10 centimeter। कोई स्क्वायर है हमारे पास, जैसे ये वाला, एक बार मैं क्यूब बना लूं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है ताकि हम लोग बाद में परेशान ना हो। मैं इसको हटा देता हूं। ये कोई 10 ये कोई ना क्या था चापा, कोई स्क्वायर था जिसकी साइड भी हमें दे रखी होगी शायद 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर पर एक चार्ज रख दिया, इस स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर पर एक चार्ज रख दिया, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 माइक्रोकूलम। तो इस वाले पोर्शन में से, इस वाले स्क्वायर में से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये वाली चीज पूछी गई। तो इसको निकालने के लिए तो हम लोग गॉस लॉ डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें क्लोज सरफेस चाहिए। तो पहले मैं क्लोज सरफेस बना लूं, हां सर बनाओ। क्लोज सरफेस कैसा बनाया मैंने, ये वाला, ये क्या बना लिया मैंने, ये स्फीयर अपना क्यूब बना लिया। क्यूब के अंदर बचा ना चार्ज, इस क्यूब में से टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, चार्ज कितना था, 10 माइक्रो, माइक्रो 10 टू पावर -6 बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 × 10 टू पावर -12, ये फ्लक्स आ गया। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं, Q बाय क्या, एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू तो हमें पता थी, बाद में पुट करते रहेंगे। ये टोटल फ्लक्स आ गया इस सारे क्यूब में से, लेकिन हमें तो सिर्फ इस वाले पोर्शन में से पूछा गया ना, क्यूब की कितनी साइड है, आप जिस रूप में बैठे हो उसकी कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है। 6 साइड में से इतना फ्लक्स निकलेगा, तो मैंने क्या लिखा, 6 साइड में से कितना फ्लक्स निकला, इतना। 1 में से कितना निकलेगा, फ्लक्स बाय 6, तो फ्लक्स कितना था, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय कितना 6। तो जो टोटल फ्लक्स अब उस वाले स्क्वायर में से निकलेगा वो कितना आ जाएगा बेटा, Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी थी, Q की वैल्यू थी हमारे पास 10 माइक्रोकूलम और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता थी। तो ऐसा करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद देखो, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैंने फटाफट करने की कोशिश करी है। फिर भी कहीं कोई डाउट रहे तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को फीडबैक भी दे सकते हैं कि सर आपने जल्दबाजी में कर दिया, या फिर जो भी आपको ठीक लगे, है ना।
और इसके बाद मैं आपको कुछ वर्कशीट भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, आप उन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज करें ताकि आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट चैप्टर, वो अच्छे से तैयार हो जाए, रेडी हो जाए। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और बताऊंगा आपको, आप कभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन दे रखे होंगे आपके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से ना हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। कैसी रहती है बेटा? परपेंडिकुलर। उससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन रहते हैं। और किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे कोई भी कंडक्टर है, जैसे स्फीयर ले लेते हैं, इस स्फीयर की बात करूं तो इसके ऊपर चार्ज कहां रहेंगे? कोई भी कंडक्टिंग सरफेस है ना, उसके ऊपर चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर रहते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं गॉसियन सरफेस बना दूं तो उसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना हुआ? जीरो, क्योंकि चार्ज तो सारे के सारे बाहर है ना यार। इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कितना रहा? जीरो रहा। तो मैंने बोला कि जो टोटल फ्लक्स आएगा ना, वो किसके बराबर आएगा? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। हालांकि Q कितना था? जीरो, तो टोटल फ्लक्स कितना आया? जीरो आया। और फ्लक्स को कितना लिखते हैं हम लोग? फ्लक्स को लिखते हैं E A cos थीटा इज इक्वल टू कितना? जीरो। इससे ये चीज क्लियर होती है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर E की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर ना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी रहती है? जीरो रहती है। और उसके बाहर हमेशा कैसे रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। उसके बाद हमेशा कैसी रहती है? परपेंडिकुलर। अंदर कितना रहता है? जीरो। ध्यान रखना इस बात को, है ना। और कोई भी डाउट बचे जो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी रहे, है ना। तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, और जो मैं आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करूंगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, है ना, अपनी फीडबैक जरूर देना प्लीज। थैंक यू, है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इससे अगला पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये सीरीज हम लोग हर रोज एक वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, ताकि हम एग्जाम के टाइम तक अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, थैंक यू, गुड लक।